ओके, बाय द वे अपन लोग कर रहे हैं हेजिंग हेजिंग हेजिंग। अब तक आपने हेजिंग के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया सर? आपने डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया और उसमें भी कौन सा? फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड हेजिंग से क्या आउटकम होता है सर? आउटकम ये होता है कि मैं उस दिन पे रेट मार्केट में जो भी हो, मैं लॉक हो गया, मैं फ्रीज हो गया। अब जैसे अपन फॉरवर्ड से हेजिंग शुरू किए और फॉरवर्ड से अपन ने पहले हेज किया, फिर देखा कि अगर फॉरवर्ड पे आपने हेज किया तो इंस्टीट्यूट ने अभी जो नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कि अगर आपको कैंसिल करना आ रहा है तो क्या, वो पूरा सेक्शन देखा। बट आई डोंट वांट यू ऑल टू लूज द ट्रैक दैट यू वर डूइंग व्हाट, यू ऑल वर डूइंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सम्स ओनली, एंड यू ऑल वर हेल्पिंग द एक्सपोर्टर और इंपोर्टर व्हाट, उसका जो एक्सपोजर है, एक्सपोजर याद है ना, कन्वर्ट करने का नौबत आए वो रिस्क, उससे उसको बचा रहे हो। कौन सा एक्सपोजर याद है? ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन, इकोनॉमिक, उसमें स्पेसिफिकली कौन सा एक्सपोजर? ट्रांजैक्शन एक्सपोजर से उसको बचा रहे हो, राइट? अब उसको बचाने के लिए आप मैच्योरिटी के भाव पे रुक जाओ, विच इज नो हेज, या आप अपने आप को लॉक कर दो, वो रेट को लॉक कर दो। क्या एक किस्सा आपने देखा फॉरवर्ड से। दूसरे भी तरीके जिससे अपन हेजिंग करेंगे, सो दूसरे तरीके जो है वो अभी मैं ऐड करने जा रहा हूं। उसमें मैं सिर्फ आपको पूरे क्लास को बता देता हूं कि दूसरे क्या क्या तरीके जिससे आप हेज करने वाले हो। एवरीवन, हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हेजिंग। और हेजिंग करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो टूल है, वो क्या है? डेरिवेटिव्स। हेंस डेरिवेटिव क्या करता है सर? हेज करता है, रिस्क को मैनेज करता है, इसीलिए डेरिवेटिव को बोला जाता है रिस्क मैनेजमेंट टूल। उसके बगैर फॉरेक्स इनकम्प्लीट है, डेरिवेटिव के बगैर फॉरेक्स इनकम्प्लीट है। सो हेजिंग आपने अभी किससे किया सर? फॉरवर्ड से, फिर आप करोगे फ्यूचर से, फिर ऑप्शन से, और शायद अपन थोड़ा बहुत स्वैप से भी हेज करेंगे। अब ये हेजिंग जो मैं करने वाला हूं सर, वो मैं अभी फॉरवर्ड के बाद जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं वो है मनी मार्केट हेज। हाँ, मतलब मैं ये नहीं बोला कि फॉरवर्ड खत्म हो गया, फॉरवर्ड वापस आएगा, बट विथ मनी मार्केट हेज, विथ फ्यूचर्स, विथ ऑप्शंस। सो जो आपको सम आने वाले उसमें मैंने आपको पता है कल 3 क्वेश्चन बोला था, आपको कोई कंपनी क्यों हायर करेगा? पहला क्या, हेज करूं या नहीं, दूसरा प्रपोर्शन, और तीसरा किससे हेज करूं। अभी तो आपने एक ही तरीका सीखा है फॉरवर्ड से हेज करने का, बाकी का अपन हेज करने का तरीका सीखते हैं। अब मैं इंट्रोड्यूस करता हूं हेज करने का नया तरीका, क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं MMH, मनी मार्केट हेज। ये मनी मार्केट हेज के नाम के अंदर ही क्या है सर? मनी मार्केट। मनी मार्केट पब्लिक, 2 मार्केट होता है, एक कैपिटल मार्केट और दूसरा मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट सर, कैपिटल मार्केट में आता है डेट और इक्विटी, इट्स अ लॉन्ग टर्म बोरिंग। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, जैसे CD, CP, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, टी बिल्स। दिस इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग एंड लेंडिंग। सो अब मैं हेजिंग के लिए मनी मार्केट का सहारा कैसे लूं? सो लेट अस टेक अप एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सपोर्टर। हाँ, थोड़ा अच्छे से समझना, स्टेप समझ में आ जाएगा एकदम प्रॉपरली, थोड़ा अपने आप को इन्वॉल्व करके समझना। एक्सपोर्टर को, इंडियन एक्सपोर्टर है समझ लो, उसको $1000 आने वाला है, यूएस से आने वाला है, राइट? और पे करना है, उसको पे करना है या आने वाला है? रिसीवेबल है अगर इंडियन एक्सपोर्टर है तो। सर तो क्या करना है उसको ऐसा कुछ करने का है मनी मार्केट का सहारा लेके कि उसको मैच्योरिटी तक रुकना ना पड़े। मतलब क्या करूंगा मैं, अच्छे से सुनना, मैं ये $1000 जो आने वाला है यूएस से, उसको मैं यूएस के मनी मार्केट में, समझो यूएस के मनी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, और इंडिया के मनी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो वो क्या करेगा? वो ऐसा कुछ करेगा कि उसका जो ये एक्सपोजर है ना, एक्सपोजर मतलब जो कन्वर्ट करना बाकी है, वो फॉरेन करेंसी से डोमेस्टिक करेंसी में हो जाए। मतलब क्या करेगा सर? वो करेगा एक चीज, क्या करेगा? वो यूएस में करेगा बोरो। क्या रेट पे? 5% पे। कब करेगा? आज। कितना बोरो करेगा? सुनना सर, कितना बोरो करेगा?
सर वो उतना बोरो करेगा कि वो मैच्योरिटी में कितना हो जाए सर, मैच्योरिटी में वो अमाउंट कितना हो जाए, $1000 हो जाए। तो $1000 मैच्योरिटी में आपको भरना पड़े, उसके लिए आज आप कितना बोरो करोगे, एक्स, कोई तो भी एक्स अमाउंट, उस पर इंटरेस्ट लगाओगे 1.05, तो 1000 होना चाहिए। तो सर आज कितना बोरो करने का निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, कैलसी में जरा करो, 1000 डिवाइडेड बाय 1.05, हाँ कितना रहा है, $952.38 आज मैं बोरो करूंगा। कहां से, यूएस से। इसको क्या करूं मैं, इसको क्या करूं मैं, ये अमाउंट को मैं इंडिया लेकर आता हूं। इंडिया को कब लेकर आऊंगा सर, आज ही लेकर आऊंगा। तो मैं आज का रेट देखूंगा, आज $1 का कीमत अगर 50 रुपए है तो ये कन्वर्ट होके किस में हो जाएगा सर, रुपी में कितना हो जा रहा है, जरा देखो सर, रुपी में कितना हो जाएगा सर, ये 47619। क्या करूं इसको मैं, इसको मैं सर मैं क्या करूंगा, इंडिया में लेकर आया ना मैं सर, इसको मैं इंडियन मार्केट में इसको मैं क्या करूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा या लेंड कर दूंगा, क्या 10% पे। सो मैच्योरिटी में ये कितना अमाउंट हो जाएगा सर, मैच्योरिटी में जरा देखो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा 52381 रुपीज हो जाएगा। इससे क्या हुआ सर, जरा अच्छे से ध्यान दो, आपको 1000 यूएस से रिसीवेबल था, आपने आज क्या किया सर, आज प्रेजेंट वैल्यू उसका बोरो कर डाला, उसको कन्वर्ट करके स्पॉट में इंडिया में लेकर आया और उसको इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर डाला। आपने दोनों कंट्री का मनी मार्केट का सहारा लिया बोरो और लेंड करने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। ऐसा करके क्या हो गया, ऐसा करके मैच्योरिटी पे क्या होगा, सुनना, मैच्योरिटी में आपको आपकी बैंक से कितना मिलेगा सर, आपकी बैंक से क्या मिलेगा सर, 52381 मिलेगा आपको, आपकी बैंक से 52381 मिलेगा, बराबर है। और आपने उधारी किया था यूएस में $1000 का प्रेजेंट वैल्यू, उसका कितना पे करना पड़े 1 ईयर बाद, मैडम 1000 पे करना पड़े, $1000 कौन पे करेगा सर, आपको जो एक्सपोर्ट से प्रोसीड आने वाला है उधर से पेमेंट हो जाएगा। मेरे को फॉरेन में मैंने एक्सपोर्ट किया था ना गुड्स, उधर से $1000 आना था, वो उधर के बैंक में जमा हो जाएगा। इन शॉर्ट मेरे को उधर कुछ पे करना पड़ेगा क्या, नहीं, मेरे को मेरी बैंक से कितना मिलेगा 52381। सर ऐसा करके मैंने क्या कर डाला, बिना फॉरवर्ड के मैंने जो $1000 1 ईयर बाद रिसीवेबल होने वाला था उसको अपने बैंक से रिसीवेबल कर डाला, कितना 52381, विदाउट यूजिंग फॉरवर्ड्स। मैंने कोई फॉरवर्ड में ट्रांजैक्शन मारा नहीं, मैंने किधर किधर ट्रांजैक्शन मारा है, मैंने आज फॉरेन कंट्री में क्या किया, बोरो, अपनी कंट्री में क्या किया, इन्वेस्ट, और उसके लिए स्पॉट में कन्वर्ट किया। मैंने फॉरवर्ड में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं मारा। मैच्योरिटी में, आई रिपीट, मैच्योरिटी में मेरे को मेरी बैंक से 52381 मिलेगा और वो बैंक को, यूएस बैंक जहां से मैंने बोरो किया, वहां पे मेरे को $1000 पे करना है, लेकिन मेरे को नहीं पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो एक्सपोर्ट किया था गुड्स, उससे $1000 आने वाला है, उससे वो पेमेंट हो जाएगा। थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होगा, ऐसा कैसे हो गया? मैं बताता हूं कैसे हो गया प्रैक्टिकली। हाँ, 100% पॉसिबल। ये किसके लिए, लेकिन मैंने बोला ये सब किसके लिए सर? ये सब एक्सपोर्टर के लिए, ये सब एक्सपोर्टर का। तो सर इंपोर्टर के केस में क्या करेंगे? इंपोर्टर के केस में जरा ध्यान दो, एवरीवन इन द क्लास। इंपोर्टर का भी सेम सिचुएशन ले लेते हैं। इंपोर्टर को मैं बोलता हूं $1000 पे करना है या रिसीव करना है? इंडियन इंपोर्टर को पे करना है ना सर तो आपको क्या करना है, आज कुछ भी करके उधर के बैंक में, सुनना मेरी बात, उधर के बैंक में इतना जमा कर दो कि वो क्या हो जाए सर, वो मैच्योरिटी पे जब पे करना है 1 साल बाद, 1 साल बाद कितना हो जाए सर, कितना हो जाए, $1000 हो जाए। समझा क्या? एरो का डायरेक्शन दिख रहा है क्या आपको? क्या बोला मैंने? आज मैं इंडिया से कुछ ₹100 रिलीज करूंगा, जो उधर जाके क्या बन जावे, डॉलर,
और उधर के बैंक में क्या करूंगा, बोरो या इन्वेस्ट? इन्वेस्ट करूंगा उधर के बैंक में, ताकि वो मैच्योरिटी में इन्वेस्टमेंट पक्के कितना हो जाए सर, 5% अगर है इन्वेस्टमेंट, मैच्योरिटी पे कितना हो जाए, $1000 हो जाए, और सामने वाले को जो पेमेंट करना है वो जमा हो जाए। अब उधर 5% इन्वेस्टमेंट रेट है, उसके लिए आज कितना पहुंचाना पड़ेगा? अभी आप निकाले थे ना, कितना अमाउंट निकाले थे, 952.38। 952.38 के लिए आज इंडिया से कितना रुपए रिलीज करोगे? अगर $1 का 50 रुपए है तो आपने ऊपर बताया कितना, 47,619 पब्लिक। लेकिन आज पैसा होता तो मैं रुकता ही क्यों एक साल के लिए? पैसा आज नहीं है तो मैं क्या करूंगा सर, इसको मैं बोरो करूंगा। क्या रेट पे सर बोरो करूंगा? क्या रेट पे बोरो करूंगा? इंडिया में 10% का रेट रखा है मैंने, तो अभी मैं 10% पे क्या कर रहा हूं सर, मैं कर रहा हूं बोरो। तो मैं मैच्योरिटी में कितना पे करूंगा, 52381 पे करूंगा। अगेन जरा अच्छे से समझो, ये अपन इंपोर्टर के लिए कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, इंपोर्टर को $1000 पे करना था एक साल बाद। एवरीवन, आज ही अपने बैंक से उधारी ले लेगा। कितने का सर, 47,619, ताकि मैच्योरिटी में कितना पे करना पड़ेगा 10% के बाद, 52,381। ये आज ही फिक्स हो गया 47,619। क्यों? क्योंकि उसको स्पॉट में कन्वर्ट करे 50 पे तो वो बन जाता है 952.38, और उतना यूएस में आज डिपॉजिट करे 5% के भाव पे, तो मैच्योरिटी में वो इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, $1000, और जो सामने वाले जिसके पास आप गुड्स लिए हो, सामने वाला एक्सपोर्टर, उसको पेमेंट हो जाएगा। सर ये दोनों से किया क्या मैंने? ये दोनों तरीके से मैं जो बोलने जा रहा हूं अच्छे से सुनना। ये क्या किया मैंने सर, ये दोनों तरीके से मैंने मेरा फॉरेन करेंसी लायबिलिटी या एसेट को डोमेस्टिक लायबिलिटी और एसेट में कन्वर्ट कर डाला। बेसिकली मैंने मेरे फॉरेन एक्सपोजर को डोमेस्टिक एक्सपोजर बना डाला विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स लाइक फॉरवर्ड को किए बगैर मैंने क्या कर डाला, मेरा फॉरेन लायबिलिटी और एसेट को डोमेस्टिक लायबिलिटी एसेट बना डाला। पता मेरे को एक्सपोर्टर के केस में वहां से डॉलर मिलने वाला था, उसको मैंने रूपी में बना डाला आज ही, ताकि मेरे को मैच्योरिटी में एक साल बाद कोई कन्वर्जन की नौबत ही ना रहे। और इंपोर्टर को भी क्या करना था, पे करना था, आज ही कन्वर्ट कर डाला ताकि मैच्योरिटी में कुछ कन्वर्जन का इश्यू ही ना हो। एवरीवन, क्या क्या स्टेप नंबर 1 मैं सब लिखा है वापस। स्टेप नंबर 1 क्या क्या, एक्सपोर्टर क्या करेगा, उसको वहां से पैसा आने वाला है, क्या करेगा दोस्त? स्टेप नंबर 1 एक्सपोर्टर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिल बोरो करेगा आज फॉरेन करेंसी से, और क्या करेगा, उसको देखो, उसको कन्वर्ट करके फॉरेन करेंसी से डोमेस्टिक करेंसी में लेकर आएगा स्पॉट पे। स्टेप नंबर 3 उसको डोमेस्टिक कंट्री में इन्वेस्ट कर देगा। स्टेप नंबर 4 जो फॉरेन लोन है वो पे ऑफ हो जाएगा एक्सपोर्ट प्रोसीड से, और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो आपके जेब में। एवरीवन, सर ये उसने क्या किया, उसका जो $1000 का बिल था ना, उसको कन्वर्ट करके आज ही लेकर आया। कैन आई से दिस इज बिल डिस्काउंटिंग? उसने $1000 का जो बिल था वो डिस्काउंट करके, डिस्काउंट मतलब क्या करते हैं सर अपन, डिस्काउंट करके मतलब क्या, उसको डिस्काउंट करेगा तो बिल डिस्काउंटिंग क्यों करते, पैसा चाहिए इसके लिए, तो वही तो क्या मैंने बिल डिस्काउंटिंग किया, तो 952 हो गया डिस्काउंट करने के बाद। वो जो डिस्काउंटिंग रेट है वो बैंक ने चार्ज किया मेरे को फंडिंग का, उसको मैं लेकर आ गया आज इंडिया में और इंडिया में डाल दिया। सो बेसिकली जो $1000 मेरे को पे करना था एक साल बाद, दैट फॉरेन या रिसीव करना था एज एन एक्सपोर्टर, इन बोथ द केसेस माय फॉरेन करेंसी एक्सपोजर हैज बिकम डोमेस्टिक करेंसी एक्सपोजर। नथिंग इज अनसर्टन हियर, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। आई एम लॉक्ड एट दिस रेट। Everyone locked at this rate without using forwards. That is money market is. बोल, एरो देख के तेरे को आर्बिट्राज लग रहा है। आर्बिट्राज के लिए मेरे को एक्चुअल फॉरवर्ड चाहिए रहता था, जिसपे मैं कंपेयर करता था और मेरे को गेन ही आता था।
आर्बिट्राज इज फॉर गेन ओनली एंड मनी मार्केट एमएमएच इज फॉर हेजिंग ओनली. अब जो तू क्वेश्चन बोला ना, क्वेश्चन ये ना बहुत सारे लोग को डाउट आता है कुछ जब वहां पे सम आता है ना तब, क्योंकि सिर्फ एमएमएच का सम नहीं आएगा, इसके साथ फॉरवर्ड भी आएगा कंपैरिजन के लिए. तो पब्लिक क्या देखता है क्वेश्चन में पब्लिक क्या देखता है, सर आपको आर्बिट्रेज के लिए क्या चाहिए रहता था, इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज के लिए दोनों कंट्री का इंटरेस्ट रेट और स्पॉट फॉरवर्ड. सो आपको ना अभी जब क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन दोस्त समझ, ये वाला क्वेश्चन है दिख रहा है, इसमें तेरे पास फॉरवर्ड रेट्स भी है और इंटरेस्ट रेट्स भी है. तो एक बार नजर में था आर्बिट्रेज, लेकिन सर आर्बिट्रेज का ऑब्जेक्टिव क्या है, आर्बिट्रेज का ऑब्जेक्टिव गेन है और हेजिंग नो गेन नो लॉस. तो मैंने सम के यहां पे ना दोस्त ऐसा ना हो इसके लिए लिखा है, क्या लिखा है नोट में, MMH is used for hedging only while interest rate arbitrage is used for gains only. ये जो तुमको दुविधा होने वाला है उसके बारे में मैंने नोट लिखा हुआ, ये होता ही है. बट ऑब्जेक्टिव छोड़ना मत. ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम पैसा लॉक करने जा रहे हो. सो अभी मैं वो सब में बताऊंगा कि वो क्यों आर्बिट्रेज नहीं है, क्योंकि आर्बिट्रेज के लिए मेरे पास पैसा रहना चाहिए रहता था, तो मैं इन्वेस्ट करके मैं पैसा कमाता ना. अभी यहां पे तो पैसा देना है या रिसीव होना है. आज कुछ नहीं है मेरे पास, आई हैव टू बोरो और इन्वेस्ट टू कंडक्ट हेजिंग. आई यूज मनी मार्केट. नाउ हियर आई एम नॉट यूजिंग फॉरवर्ड, आई एम कंपेयरिंग विथ फॉरवर्ड इन हेजिंग एंड आई एम गोना डिसाइड whether hedging through forward is better or MMH is better. While I'm doing arbitrage, I use spot and forward and both the interest rates. Here I'm not going to use that together. I'm just going to do it differently and compare it. कैसे मैं सब में बताऊंगा, but this is different. वो सिर्फ एरो भी ऐसा ऐसा गोल गोल घुमाया था, इसके लिए तुमको ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं उसमें बोल देता हूँ, उसमें मैंने एक और एरो मारा था वो भी बता देता हूँ, ऐसा वो नहीं किया ना इसमें, क्योंकि मैं उसको कुछ करने ही नहीं वाला हूँ. इसे पैसा घुमा के लेकर आया या इधर से घुमा के उधर लेकर जाऊं, इसको मैं प्यार से बोलता हूं हवाला. हवाला उधर देना था, इधर दे देना. जो फॉरेन करेंसी एक्सपोजर था वो डोमेस्टिक करेंसी एक्सपोजर. समझे क्या ये सब, समझे क्या हवाला सिस्टम जानते हो क्या एवरीवन भैया. तो ये क्या था सर, मेरे को यूएस में $1000 मिलने वाला था एक साल बाद, इंडिया में मैं क्या बोलूंगा, इंडिया से चाहिए 52,381 दूंगा. मतलब मैं अनऑफिशियल, इट इज नॉट एक्चुअली हवाला, डोंट वरी, टेंशन में. तो ऐसा अपन कुछ सिलेबस में नहीं है इलीगल काम, बट मैं बता रहा हूं दिस इज हाउ इट इज. आई एम कन्वर्टिंग माई एक्सपोजर इन वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी विदाउट डेरिवेटिव्स. आई नेम इट एज हवाला बिकॉज दिस इज प्योरली हवाला, दिस इज हाउ थिंग्स आर डन. बट हवाला में स्पॉट पे होता है, उधर जो देना है वो इधर दे दे, ऐसा. एनीवे, तो सर अभी ये जो अपन करने जा रहे हैं उसको कैसे करने का मैं एक समय बताता हूँ. सब स्टेप्स मैंने लिखा है, बट आपको स्टेप का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैं स्टार्टिंग में पढ़ लेता हूँ. MMH बेसिकली क्या बोलता है, इट इज वन ऑफ द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मैनेज अनसर्टन फ्यूचर फॉरेक्स एक्सपोजर. हाउएवर थ्रू द यूज ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर बोरिंग एंड लेंडिंग इन ईदर ऑफ द करेंसीज. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, बोरोइंग और लेंडिंग का, दोनों कंट्री का. अजम्पशन क्या, एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट है, अनलिमिटेड फंड्स है, राइट, और नो ब्रोकरेज, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नथिंग. हाँ, और मैंने याद है आपको बोला था फॉरेन करेंसी का बोरोइंग चाहिए तो क्या करने का, कुछ याद है क्या किसी को? आपको अगर एक्सेस चाहिए ग्लोबल मार्केट का, बोरोइंग लेंडिंग का, तो क्या करने का दोस्त, वहां पे ऑफिस खोल दो, कॉर्पोरेट ऑफिस खोल दो, और वहां पे ना अलाउड हो तो सिंगापुर हांगकांग में खोल दो. और वो लोग बोले नहीं नहीं इधर ऑफिस अलाउड नहीं करेंगे, वो लोग क्यों नहीं करेंगे, उनको इन्वेस्टमेंट मिलता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उधर है, उधर ऑफिस खोल दो, इजीली ऑफिस खोल दो, शायद सिटीजनशिप भी मिल जाए, ऐसा. ठीक है, चलो एवरीवन अभी जरा देखते हैं. सिर्फ एमएमएच का सामने मैं एमएमएच और साथ में कंपेयर करूंगा फॉरवर्ड को भी. अभी सर आप दो डेरिवेटिव्स जाने हो जिससे आप हेजिंग कर सकते हो. अपने को सम आने वाला है कंपैरिजन, किससे हेज करूं, सिर्फ फॉरवर्ड से नहीं. अभी तक फॉरवर्ड किया ना, फॉरवर्ड से करूं या एमएमएच से, आगे जाके क्या फॉरवर्ड से, एमएमएच से या फ्यूचर से.
या ऑप्शन से या नो हेज, ये सम्स करना है अपने को। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो एवरीवन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 10। अब सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने वो अजम्पशन लिखे हैं, और यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा है अंडर एमएमएच द बेसिक फंडामेंटल इज टू कन्वर्ट द फॉरेन करेंसी एक्सपोजर इनटू डोमेस्टिक करेंसी एक्सपोजर। फॉरेन एक्सपोजर जो है उसको अपन डोमेस्टिक एक्सपोजर बना रहे हैं। ओके एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 10। बी एक्सपोर्ट्स मुंबई इंपोर्ट्स क्या लिखा है? इंपोर्ट्स, हाँ, नाम क्या पढ़ना? लव। बी एक्सपोर्ट्स रॉ सेल्स फ्रॉम चाइना, हाँ। सिल्क साड़ीज, फैब्रिक्स एंड स्कार्फ्स। लड़की लोग इसको क्या बोलते हैं? स्कार्फ्स। क्या बोलते हो आप लोग इसको? हम लोग तो स्कार्फ्स बोले, लड़के लोग मेरे जैसे तो, बट अदरवाइज तुम लोग को पता ना इसका एक्सेंट के साथ। जैसे सुनना अभी पब्लिक, मेरे जैसे लोग इसको क्या बोलेंगे भाई लोग? ज्वेलरी। लेकिन लड़की लोग को पूछू, ज्वेलरी। यही तो फर्क है, अपन रह गए पीछे इसके लिए। अब ये टाउन वालों को फर्स्ट ईयर में जब वो FIGC में भर्ती होते हैं ना, तो वो इसको कैसे प्रोनाउंस करते? कौन सी कॉलेज में? HR। फिर जब वो सेकेंड ईयर में एक्सेंट सीख जाते, HR। ये लोग एक्सेंट सीख जाते हैं। सब लोग एक्सेंट थोड़ा बहुत यूज करते हैं, बस कुछ लोग शर्माते हैं। मैं एकदम देखता हूँ पब्लिक HR हो जाता है, तब मैं समझ जाता हूँ ये उसका फर्स्ट ईयर हो गया। पहले साल जब विरार फास्ट में जाता तो HR ही बोलता है फॉर्म भरने तक, फिर HR। हाँ, तभी HR हो गया था। HR। बट हमारा तो मीठी बाई ही है, उसमें कोई एक्सेंट नहीं है। चलो एवरीवन, हाँ, तो बी एक्सपोर्ट जो, हाँ, क्या इंपोर्ट करता है? क्या रॉ सिल्क्स फ्रॉम चाइना एंड एक्सपोर्ट करता है टू ईस्ट एशियन एंड यूरोपियन कंट्रीज। हाँ, आगे। राइट सर, मैंने ये सब में दोनों डाला हुआ है, वो इंपोर्टर भी है और एक्सपोर्टर भी है। अभी उसका इंपोर्ट्स आर इनवॉइस्ड इन US डॉलर, मतलब उसको डॉलर में पे करना है, और एक्सपोर्ट्स आर इनवॉइस्ड इन, एक्सपोर्ट्स में उसको आने वाला है यूरो में। बराबर एवरीवन? आगे। कितना दोस्त रिसीवेबल्स बोला यूरो में? 5 लाख ना, तो मैं लिख लेता हूं पहले यूरो में। उसको रिसीवेबल्स है $5 लाख का, 5 लाख सॉरी यूरो का, हाँ, वो रिसीवेबल है। आगे, हाँ, 3 months फ्रॉम नाउ। पेबल ऑफ डॉलर बोला तूने दोस्त, कितना डॉलर पेएबल है? डॉलर 2 लाख पेएबल है 3 months फ्रॉम नाउ, तो 3 महीने बाद। इसका मतलब क्या पता है? आप जो भी बोरोइंग लेंडिंग करने वाले हो सर, कितने टाइम के लिए करोगे? सब 3-3 महीने के लिए करने वाले हो एवरीवन। हाँ, आगे। बराबर, एक्सपोजर फॉरवर्ड मार्केट और थ्रू मनी मार्केट। तो वीपी ने अपने को डिटेल दिया हुआ है, स्पॉट और 3 month का दिया हुआ है, और आपको इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं। उसके पहले सर जरा यहाँ पे ध्यान दो, इंपोर्टर को पैसा मतलब डॉलर 2 लाख 3 महीने बाद मिलना है या देना है? देना है, राइट एवरीवन? सो उसको वहां से लेकर आना है या पहुंचाना है उधर? तो क्या करूंगा सर, मैं इधर से कुछ तो पैसा रिलीज करूंगा, इधर से कुछ तो डॉलर रिलीज करूंगा, जो क्या हो जाएगा सर, मैच्योरिटी पे पब्लिक क्या $2 लाख हो जाना चाहिए। मतलब मैच्योरिटी में मतलब 3 महीने बाद। सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंडिया से यहां से कुछ रुपी रिलीज करना पड़ेगा, और वो रुपी तो मेरे पास है नहीं, तो मेरे को यहां पे रुपी क्या करना पड़ेगा? पब्लिक बोरो करना पड़ेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए पहले। सो सर किधर बोरो किधर इन्वेस्ट, किधर बोरो किधर इन्वेस्ट,
किधर बोरो किधर इन्वेस्ट? पब्लिक कहां पे बोरो करके उधर पहुंचोगे? इंडिया में बोरो करोगे। सो सर आपको दो इंटरेस्ट रेट अगर दिया रहेगा तो बोरोइंग का हायर रेट रहता है लोअर रेट रहता है? बोरोइंग इज द हायर रेट। सो आप क्या देखोगे, इंडिया से बोरो करने जा रहे हो, जरा इंडिया में दो रेट दिया 6 और 8, कौन सा लूंगा मैं? 8% पे बोरो करूंगा इंडिया में और इन्वेस्ट करने वाला हूं किधर? यूएस में। यूएस में क्या रेट है? डिपॉजिट करने जा रहे हो यूएस में, इन्वेस्टमेंट क्या लू? 2.5। समझा क्या एवरीवन? तो सर मैं इधर पहले रेट लिख लेता हूं, रेट लिखता हूं क्या? 1 प्लस 0.025 इंटू 3/12, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है दोस्त? एनुअलाइज्ड ही होता है, तुम्हारे मैच्योरिटी के लिए ले रहे हो। और इंडिया में इंटरेस्ट रेट क्या लगाने वाला है सर? अपने को क्या लगने वाला है? 8% पूरे साल का, तो 1 प्लस 0.08 इंटू 3/12। एवरीवन समझा क्या? क्या फैक्टर बनता है जरा कैलसी में डालो। 0.025 इंटू 3/12 प्लस 1। ये जो भी फैक्टर बना सर इसको एम प्लस में डाल दो और 2 lakhs डिवाइडेड बाय दिस। हाँ आपको अमाउंट आया रहेगा कितना? 1757। इतना अमाउंट क्या करूंगा मैं आज? यूएस में क्या करूंगा सर? मैं इन्वेस्ट करूंगा। मैं इन्वेस्ट करूंगा आज क्या रेट पे? यूएस में इन्वेस्टमेंट क्या रेट है सर? 2.5, ताकि मैच्योरिटी में वो कितना हो जाए? मैच्योरिटी में कितना हो जाए सर? वो $2 लाख हो जाए और मेरा इंपोर्ट बिल पे ऑफ हो जाए। समझा क्या? अब उतना डॉलर पहुंचाने के लिए मेरी बात ध्यान देना अभी, क्योंकि अभी मैंने कुछ इंट्रोड्यूस किया है बीच में, बिडास, दो रेट एंड एवरीथिंग। अब उतना डॉलर पहुंचाना है या रिसीव होने वाला है? वो एरो पे फोकस, पहुंचाना है। तो ट्रांजैक्शन क्या मारोगे सर? ट्रांजैक्शन क्या मारोगे? सेल रुपी बाय डॉलर आज के तारीख में सर, बराबर। ऑलवेज थिंक फ्रॉम बेस करेंसी। मैं देखूंगा रुपये और डॉलर का कोड में, रुपये और डॉलर का कोड दिया है, कौन है? वेरिएबल स्लैश बेस फॉर्मेट है सर। एवरीवन ये यूरो का और ये डॉलर का कोट है। आपको स्पॉट देखना है, आप डॉलर क्या कर रहे हो सर? आई विल बाय, बैंक विल सेल एट आस्क रेट। एवरीवन राइट? सो मैं $1 का आस्क रेट लूंगा। क्या है आस्क रेट? 40.08। 40.08। समझा क्या? ये अगर आपको पता है ना पहुंचाना या रिसीव होना है तो ये याद रहेगा। आप इंपोर्टर हो, आपको उधर डॉलर पहुंचाना है, उधर डिपॉजिट करना है, ताकि मैच्योरिटी पे 2 लाख हो जाए। समझा क्या एवरीवन? सो सर $1 इक्वल्स टू 40.08 रुपीज। मेरे को कितना पहुंचाना उधर? 198,757। जरा निकालो कितना रुपीज बनता है पब्लिक। हाँ कितना अमाउंट? 4959। हाँ पूरा बोलो टोटल अमाउंट। 198। मैडम मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में गड़बड़ मत करो। $1 इज 40.08 रुपीज। $1 इज 40.08 रुपीज। मेरे पास क्या है? 198,757 डॉलर है। मल्टीप्लाई करो, टाइम पास मत करो प्लीज। हाँ मेरे को ही देखना पड़ेगा लगता है, तुम्हारे पे भरोसा ही नहीं कर सकता। 7966। मैं करूं या छोड़ दूं? सम बताओ, हो जाए तुम्हारा चाय में फिर मैं करूं। बाकी के लोग भी कैलकुलेशन करो, बैठे मत रहो। क्या करूंगा मैं? 198,757 एवरीवन, और उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 40.08। ऑन बटन प्रेस करके करना, वरना आपके कैलसी में कुछ और रहेगा और इधर कुछ और। 79661881 एवरीवन। चलो ये मैं रुपी क्या करने वाला हूं? मेरे पास तो आज है नहीं, मैं क्या करूंगा? इंडिया से बोरो करूंगा, और बोरो करूंगा इसको। आपको चाहिए तो मेमोरी क्लियर करके इसको एम प्लस में स्टोर कर दो, या 0.08 इंटू 3/12 प्लस 1 इंटू दिस। सो माई अमाउंट विल बी 812,5505।
ओके, ये क्या होगा सर, मेरे को $2 लाख के सामने 8125505 इतना रुपी पे करना पड़ेगा अगर मैं इंपोर्टर हूं तो। अब सेम चीज अगर मैं एक्सपोर्टर हूं, सो एक्सपोर्टर के केस में मेरे को क्या होने वाला है, यूरो रिसीव होने वाला है। सो यू हैव टू टेल मी द ट्रेल, मैं उधर पैसा पहुंचाऊं या उधर से लेकर आऊं? लेकर आना है, तो यहां से मेरे को यूरो उठा के लेकर आना है और अपने मार्केट में डालना है। आई जस्ट पुट द डायरेक्शन इन द एरो, मेरे को यूरो उधर से लेकर कन्वर्ट करके लाना है। सो मेरे को उधर से यूरो लाना है, मतलब मैं उधर यूरो क्या करूं सर, उधर बोरो करूंगा। सो मैं यूरो का बोरोइंग रेट, यूरो का बोरोइंग रेट क्या सर है, मैं 4.7% लूंगा। तो 1 प्लस 0.047 इंटू 3/12। हाँ बताओ जरा मेरे को यूरो में क्या बिल आएगा आपका? हाँ बताओ 4193 इतना यूरो को जरा सोच समझ के, ट्रांजैक्शन क्या इंडिया में लेकर आ रहे हो या उधर पहुंचा रहे हो? सर आपको इतना यूरो आ गया है, इंडिया में लेकर आ रहे हो, राइट? सो आप इंडिया में इतना लेकर आ रहे हो, ट्रांजैक्शन क्या मारोगे पब्लिक? सेल यूरो बाय रुपी, ऑलवेज थिंक फ्रॉम बेस। बेस में क्या है, यूरो है सर। सो आई विल सेल, बैंक विल बाय एट बिड। स्पॉट में 1 यूरो का रेट इन टर्म्स ऑफ रुपीज, स्पॉट में 62.96, तो उसको मैं कन्वर्ट करूंगा 494193 इंटू 62.96, आई विल गेट समथिंग इन रुपीज 311 है ना, हाँ 4391। इसको मैं क्या करूंगा सर, उधर से बोरो किया था, इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। क्या रेट पे सब, अभी रेट चेंज हो जाएगा, इंडिया में इन्वेस्टमेंट का रेट इज 6% एवरीवन। सो माय रेट विल बिकम 1 प्लस 0.06 इंटू 3/12। मैक्सिमम स्टूडेंट 3/12 करना भूल जाते। सो दिस विल कन्वर्ट इनटू रुपीज कितना सर, 31581107। अब सर सम में सिर्फ एमएमएच नहीं करना था, मेरे को उन्होंने कुछ और भी दिया है, फॉरवर्ड रेट्स भी दिए। मतलब सम में क्या बोला है, इंपोर्ट्स आर रिसीव्ड इन डॉलर एंड एक्सपोर्ट्स आर, इंपोर्ट्स आर इनवॉइस्ड इन डॉलर्स एंड एक्सपोर्ट्स आर इनवॉइस्ड इन यूरो। तो उन्होंने अपने को एक्सचेंज रेट और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। करना क्या है सम में, करना क्या है अपने को, उनको क्या क्वेश्चन बताया, वीपी ऑफ द फर्म ऑब्टेन द फॉलोइंग एक्सचेंज एंड वांट्स टू कवर द एक्सपोजर ईदर थ्रू फॉरवर्ड और मनी मार्केट। अब यह आपने क्या किया, इंपोर्ट के लिए और एक्सपोर्ट के लिए मनी मार्केट को कंपेयर करना है। अभी किसके साथ कंपेयर करना है सर, मेरे को फॉरवर्ड के साथ। ये मैंने किया क्या, एमएमएच, मनी मार्केट हेज, और अभी मैं सामने कंपेयर करूंगा इसको फॉरवर्ड के साथ। सो फॉरवर्ड के साथ कंपेयर करूं तो अपना नेचुरल ट्रांजैक्शन क्या, इंपोर्टर है उसको यूरो, उसको डॉलर पे करना है। सो वो ट्रांजैक्शन क्या मारेगा सर, आई विल बाय डॉलर सेल रुपी, ये ट्रांजैक्शन डॉलर में पे करना है उसको। आई विल बाय, बैंक विल सेल एट आस्क, और किस में, 3 मंथ फॉरवर्ड में। तो 3 मंथ फॉरवर्ड में मैं डॉलर का रेट देखूंगा इन टर्म्स ऑफ रुपी। कितना है सर फॉरवर्ड में डॉलर का, 40.32 आस्क रेट, 40.32 फॉरवर्ड में आस्क रेट 40.32। ये किसका रेट होगा, $1 का रेट। मेरा बिल कितने का है सर, मेरा बिल $2 लाख का है, तो $200,000 के लिए कितना रुपीस, कितना 80,64,000 इतना मेरा बिल होगा सर। क्या बेटर आ रहा है इधर, एज एन इंपोर्टर डू यू वांट टू पे मोर और पे लेस? पे लेस। किधर लेस हो रहा है पे, फॉरवर्ड में। इंपोर्टर के लिए फॉरवर्ड इज द बेटर ऑप्शन। जरूरी नहीं एक्सपोर्टर में भी वो कुछ और हो सकता है। तो अभी एक्सपोर्टर के केस में अपन वापस से देखते हैं एमएमएच और उसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे एमएमएच को और इधर फॉरवर्ड को कंपेयर करूंगा। एक्सपोर्टर को रिसीव होने वाला है, वो ट्रांजैक्शन क्या मारेगा बंदा, सेल यूरो बाय रुपीज, ऑलवेज थिंक फ्रॉम बेस। आई विल सेल
बैंक विल बाय एट बिड इन 3 मंथ फॉरवर्ड। 3 मंथ फॉरवर्ड में 1 यूरो का रेट रुपीज 63.24, बिड रेट 63.24। कितना होता है सर अमाउंट देखना, 63.24। अपना बिल कितने का है सर? बिल है अपना 500,000 यूरो का बिल है। सो मेरा अमाउंट बनेगा रुपी टर्म्स में इन 4 times 0। सर एज एन एक्सपोर्टर आई वांट टू रिसीव मोर। इधर किधर ज्यादा आ रहा है? अगेन फॉरवर्ड में, कोइंसिडेंटली फॉरवर्ड एट बोथ द केसेस। जरूरी नहीं है हर बार फॉरवर्ड हो, आपको दोनों में अलग अलग डिसीजन देना पड़े। अब सर मैंने क्या कंपेयर किया, एमएमएच के आउटकम को और फॉरवर्ड के। एमएमएच में एक चीज याद रखना, जब आप इंपोर्टर हो तो आपको वहां पे पैसा पहुंचाना है, तो आज जाके फॉरेन कंट्री में पैसा डिपॉजिट करना है ताकि वो मैच्योरिटी में उतना हो जाए जितना इंपोर्ट बिल है। सो फॉरेन मार्केट में तभी मैं क्या करूंगा, डिपॉजिट। कैसे डिपॉजिट करूंगा? डोमेस्टिक से बोरो करके स्पॉट पे कन्वर्ट करके फॉरेन में इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन एक्सपोर्टर हूं तो आज ही लेकर आओ उधर से। कैसे करूंगा? उधर से बोरो करो फॉरेन कंट्री से, स्पॉट पे कन्वर्ट करके अपनी मार्केट में इन्वेस्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? ये आप सम करने जा रहे हो, लेकिन सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, जरा सम का आंसर है ना अपने पास पहले ही आ गया है। अगर थोड़ा एक स्टेप ऊपर जाना है तो जरा इंपोर्टर के केस में और एक्सपोर्टर के केस में। हाँ पब्लिक, आपने कितना डॉलर कितने पे कन्वर्ट किया? 2 लाख डॉलर आपने यहां पे सर कितने में कन्वर्ट हुआ फाइनली? मतलब कन्वर्ट इन द सेंस आपको 2 लाख डॉलर के सामने कितना पे करना पड़ेगा? 8125505। जरा कैलसी में डालो, $1 कितने में पड़ा आपको? 8125505 डिवाइडेड बाय 2 लाख, क्या बोला आपने? 40 पॉइंट। आपको $1 पड़ा एमएमएच में 40.63 रुपीज में, और वही फॉरवर्ड में कितने में पड़ा आपको सर $1? 40.32। इंपोर्टर हो ना आप, $1 के सामने कम से कम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कम से कम ना, इसके लिए आपने फॉरवर्ड चूज किया। समझा क्या उधर फॉरवर्ड आंसर क्यों आया? ऐसा कनेक्ट कर सकते हो। ये मैंने क्या निकाला पता है? ये 40.363 क्या निकाला पता है? एज पर आईआरपी मैंने निकाला क्या? एज पर आईआरपी फॉरवर्ड होना क्या चाहिए। क्या करते हो आईआरपी में? आईआरपी में क्या करते हो? स्पॉट इंटू दोनों कंट्री का इंटरेस्ट रेट। सर तो जरा निकालो, स्पॉट 40.08 था और दोनों कंट्री का इंटरेस्ट रेट ले लो, ये आपको यही रेट आना चाहिए। 3/12 करना जरूरी है। तो 40.08 को ये मैंने आईआरपी वाला रेट निकाला, 40.08 लिया और दोनों कंट्री का इंटरेस्ट रेट लिया। समझे क्या? दोनों कंट्री का इंटरेस्ट रेट लिया तो ये वाला जो रेट है ना, ये आइडियली ये फॉरवर्ड ये होना चाहिए था। अब एक्चुअली में फॉरवर्ड 42.32 है, सस्ता है, इसीलिए आंसर आपका फॉरवर्ड आया। इसका सम में आप कनेक्शन ना भी करो ना, ये सब आप इग्नोर भी करो ना, तो भी आपका आंसर आ गया है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, थोड़ा एक लेवल ऊपर जा सकते हो। Should adjust, if not, that's where an opportunity I have. But I'm not doing arbitrage, I'm doing hedging. So मैडम मैंने क्या बोला था? अगर मैडम सुनो ना बात, अगर आर्बिट्रेज नहीं हो पाता तो मैं आर्बिट्रेज क्यों पढ़ाता? पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आप भूल गए आर्बिट्रेज में कुछ अजम्पशन है। अरे अजम्पशन ओनली गेन का नहीं, सबको एक्सेस नहीं है फॉरेन मार्केट का मैडम, सबको एक्सेस नहीं है। फ्री ट्रेड होना चाहिए, फ्री मार्केट होना चाहिए। सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी एंड दिस डेरिवेटिव्स में भी ट्रेडिंग। इसलिए तो मैडम मुद्दा होता है कि फॉरवर्ड से करो या मनी मार्केट से हेज करो, जो चीपर मिले वो करो। बट यहाँ पे मेरे को आर्बिट्रेज नहीं करना है, यहाँ पे मेरे को कंपेयर करना है विच इज अ चीपर और बेटर ऑप्शन। अब सेम वे यू वांट यू कैन ट्राई इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में आपको सर 1 यूरो कितने में मिल रहा है जरा देखो। एमएमएच में 5 लाख यूरो के सामने 315,811,007 हो रहा है।
कितना हो रहा है 1 यूरो के सामने आपको? 63.16 रुपये ना। किसको आपने 3158110 डिवाइडेड बाय 5 लाख किया, जबकि फॉरवर्ड में 1 यूरो कितने में मिल रहा है सर आपको? ज्यादा मिल रहा है फॉरवर्ड में। आप एक्सपोर्टर हो 1 यूरो के सामने, अगेन फॉरवर्ड इज बेटर। समझा क्या पब्लिक? राइट, ये आप अपने रेफरेंस के लिए कर सकते हो। अब आप सर दोनों कंपेयर करो, पहले इंपोर्टर के लिए एमएमएच और फॉरवर्ड, फिर एक्सपोर्टर के लिए एमएमएच और फॉरवर्ड। जैसा मैंने यहां पे किया है ना एरो में, वैसे ही करना। फिर मैं आपको बताता हूं एग्जाम में कैसे वन लाइनर में प्रेजेंट कर रहेगा। राइट एवरीवन, स्टार्ट डूइंग इट। और दोनों में डिसीजन है लास्ट में। एवरीवन, यहां पे अपने को ये एक ही समय मैंने इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, आपके बुक में ना मैं बता देता हूं एमएमएच के कुछ इजी सम है जहां पे सिर्फ इंपोर्टर या सिर्फ एक्सपोर्टर का पर्सपेक्टिव है, और सिंगल रेट्स है, इंटरेस्ट के भी और बिडास की भी नहीं है, सिंगल रेट्स है। मैंने ये एक सम में बिडास भी डाल दिया, 2 इंटरेस्ट रेट भी डाला है, और इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों का पर्सपेक्टिव रखा है। अब एमएमएच है ना आपका, इधर खत्म नहीं होने वाला है। एमएमएच आपका वापस आएगा, बट विथ फॉरवर्ड, विथ फ्यूचर्स, विथ ऑप्शंस, तब इट विल बी पार्ट ऑफ द सम। अभी सिर्फ एमएमएच का सम बता रहा हूं, अदरवाइज एमएमएच विल बी वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज ऑफ हेजिंग। सो एक्सपोर्टर के केस में सर, एक्सपोर्टर के केस में सुनना अच्छे से, मेरे को यूरो वहां पे रिसीव होने वाला है। ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव क्या? उस यूरो को लेकर इंडिया में आ जाओ, उस यूरो को लेकर इंडिया में आ जाओ। क्या करूंगा सर? उसका प्रेजेंट वैल्यू बोरो करूंगा। किधर से? यूरो मार्केट से। यूरो मार्केट में बोरो कर रहा हो तो हायर इंटरेस्ट रेट, एवरीवन हायर इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा? 4.7। उसको स्पॉट पे कन्वर्ट करके लेके आऊंगा। स्पॉट पे जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? यूरो है, सेल यूरो करूंगा, बाय रूपी। आई विल सेल, बैंक विल बाय बिड, तो मैं बिड रेट लूंगा 62.96 यूरो का स्पॉट में, और उसको इंडिया में लाके क्या कर दूंगा? इन्वेस्ट करूंगा एट लोअर रेट, जो भी इंडिया में 6% है उस पे मैं इन्वेस्ट करूंगा। राइट, ये चीज मैं फॉरवर्ड में करता तो मैं वही ट्रांजैक्शन मारता, क्या? सेल यूरो, बाय रूपी, बिड। लेकिन फॉरवर्ड में रेट उन्होंने 63.24 दिया है, तो उस पे मेरा इनफ्लो रहता 31620,000। सो सर एज एन एक्सपोर्टर आई वुड वांट जितना ज्यादा मिले उतना बेटर, तो यहाँ पे फॉरवर्ड में ज्यादा मिल रहा है, तो मेरा कंक्लूजन क्या? सिंस द नेट रिचेबल इज हायर इन फॉरवर्ड, वी विल एडवाइज टू गो विद द फॉरवर्ड मार्केट। आई विल रिपीट, डिसीजन नहीं लिखा, मार्क्स कटेगा। और जो लोग सोच रहे कि इधर मैं नहीं लिखूं, एग्जाम में लिखूंगा, मैंने स्टूडेंट का देखा है, इट बिकम्स अ हैबिट कि वो एग्जाम में भी भूल जाता है। ओके, सेम केस इंपोर्टर में याद रखो आपको $2 लाख उधर पहुंचाना है। सो आप क्या करोगे? अपने मार्केट से बोरो करके स्पॉट में कन्वर्ट करके उधर डिपॉजिट करोगे। सो उधर मतलब यूएस में डिपॉजिट रेट 2.5% है, अपने मार्केट से बोरो करोगे 8% पे, और स्पॉट में ट्रांजैक्शन क्या मारोगे? सेल रूपी करके बाय डॉलर करोगे, तब जाके इतना डॉलर होगा। तो आई विल बाय, बैंक विल सेल एट आस्क। सो मेरे को $2 लाख के बदले मेरे को कितना पे करना पड़ेगा? दिस मेनी रुपीस। अब यही अगर फॉरवर्ड में करूं तो सेम ट्रांजैक्शन, आई विल बाय डॉलर एट आस्क। फॉरवर्ड का रेट उन्होंने क्या दिया है? 40.32 पे। एज एन इंपोर्टर मेरे को कम से कम डॉलर पे करना है, तो एमएमएच में 812 है, फॉरवर्ड में 804 है। फॉरवर्ड इज बेटर देन एमएमएच। इन दिस सम कोइंसिडेंटली क्या हो रहा है? कोइंसिडेंटली दोनों में एमएमएच बेटर आ रहा है, जरूरी नहीं ऐसा, सॉरी फॉरवर्ड बेटर आ रहा है, बट जरूरी नहीं ऐसा हो। बोल। नहीं, इंपोर्ट के केस में तेरे को उधर पे करना है, तो उधर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद पे करना था, 3 महीने बाद आज ही डिपॉजिट कर डाल उधर। सो आज डिपॉजिट कितना करना पड़ेगा? अभी प्रोसेस तो इधर से जाएगा, बट पता नहीं चलेगा ना उधर आज डिपॉजिट कितना करूं। उतना करूंगा कि मैच्योरिटी पे इंपोर्ट बिल जितना हो जाए। अभी कैलकुलेशन उल्टा करना पड़ेगा, लेकिन ट्रांजैक्शन इधर से जाने वाला है। हाँ, पे
तू उधर उतना डिपॉजिट करेगा कि वो मैच्योरिटी में 2 लाख जितना पक जाए, लेकिन कैलकुलेशन तेरे को उल्टा करना पड़ेगा। मैं कैलकुलेशन उल्टा कर रहा हूं, ट्रांजैक्शन इधर से जाएगा। हाँ नहीं ना, इन्वेस्ट कहां से करेगा? हाँ मैं चल, सॉरी माय मिस्टेक, लैंड या डिपॉजिट या इन्वेस्ट एक ही चीज। हाँ, डिपॉजिट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिल, फिर फॉरेन करेंसी। हाँ अभी उधर फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट करना है ना, तो तू डोमेस्टिक करेंसी बेच करके फॉरेन करेंसी बाय। वो जितना डोमेस्टिक करेंसी वो अपने मार्केट से बोरो। सो अभी देख, यही देख, तू इधर देख, स्टेप्स में देख क्या लिखा है मैंने। कभी तू किसका बोला? इंपोर्टर का बोला ना। स्टेप देख पहला क्या लिखा है मैंने, importer has to pay the bill in foreign currency on maturity, therefore he will deposit the present value of the bill at the deposit rate in foreign currency for the relevant maturity. Step 2 याद कर, वो जितना उधर पब्लिक उधर जितना डिपॉजिट कर रहा है वो आज अपने मार्केट से कन्वर्ट करके लेके जाऊंगा। तो इन ऑर्डर टू डिपॉजिट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिल टुडे, द इंपोर्टर विल कन्वर्ट डीसी इंटू एफसी, डोमेस्टिक करेंसी इंटू फॉरेन करेंसी। अब दोस्त उसके लिए मैं ट्रांजैक्शन क्यों लिखता हूं? क्योंकि मैं भरोसे पे नहीं हूं इंस्टीट्यूट के कि बेस करेंसी फॉरेन ही हो, तो मैं बेस करेंसी देखूंगा जो है उस हिसाब से बिडास लगाऊंगा। ट्रांजैक्शन क्या है? कन्वर्टिंग डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी। और क्या कर रहेगा तू? जितना डोमेस्टिक करेंसी कन्वर्ट करना है वो बोरो करेगा अपने लोकल मार्केट से एट बोरोइंग रेट्स पे फॉर रेलेवेंट मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी में क्या हो जाएगा? तेरा इंपोर्ट बिल वो डिपॉजिट से पे हो जाएगा और तू अपनी बैंक को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे करेगा। समझा? एक्सपोर्ट के केस में एवरीवन, एक्सपोर्ट के केस में क्या करूंगा सर? मैं उधर पैसा मिलने वाला ये यूरो, उसको बोरो करके लेकर इंडिया में आके डाल दो, सिंपल। सो उधर से बोरो करूंगा, फॉरेन करेंसी में बोरो करूंगा, फॉरेन करेंसी बेच के डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करूंगा और डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। एवरीवन, सो स्टेप्स क्या होगा सर? मेरा स्टेप्स भी वही होगा क्या? एक्सपोर्ट के केस में, सिंस द एक्सपोर्टर इज टू रिसीव फॉरेक्स ऑन मैच्योरिटी, ही विल बोरो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट रिसीवेबल एट रेलेवेंट मैच्योरिटी एट द बोरोइंग रेट। उसको क्या करेगा? ही विल कन्वर्ट एफसी इंटू डीसी, वो फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट कर लेकर आएगा, उसको अपने डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्ट या डिपॉजिट करेगा एट वॉट एवर द रेट फॉर रेलेवेंट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में क्या हो जाएगा? जहां पे उसने बोरो किया था वो एक्सपोर्ट प्रोसीड से पे हो जाएगा और अपने मार्केट में जितना इन्वेस्ट किया था उस पर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलेगा। एवरीवन, राइट? एवरीवन, एमएमएच इज द इजीएस्ट ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, इजीएस्ट, बट वेरी रेयरली सिर्फ एमएमएच के समय है। आपको एमएमएच विथ फॉरवर्ड या विथ ऑप्शन ज्यादा आया है, मतलब आपको अभी मैं एमएमएच वापस आएगा विथ फ्यूचर्स या ऑप्शंस पे, जहाँ पे सब में आप हेजिंग करोगे फॉरवर्ड से, फ्यूचर से, और क्वेश्चन में बोला जाएगा फॉरवर्ड से करो, फ्यूचर से करो, एमएमएच से करो, ऑप्शन से करो या नो हेज करो। ऐसा जो फाइनल सम आने वाला है ना, उसके लिए आप इतना 6-7 दिन से मेहनत कर रहे हो, ऐसा समझ लेना, वो एक सम कर पाओ इसके लिए। हाँ, यहाँ पे अगेन माय assumption is access to foreign borrowing and lending, all other assumptions of arbitrage applicable। बट सम को अच्छे से पढ़ना, आप हेजिंग कर रहे हो कि नहीं, वरना स्टूडेंट इसको आर्बिट्रेज करके आ जाता है और उधर आंसर गलत। और दोस्त आर्बिट्रेज करोगे गेन भी आएगा, क्यों? क्योंकि एक्चुअल फॉरवर्ड और एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड अलग है। तो आप बोलोगे अरे सर गेन आया बराबर ही तो क्या, लेकिन सर ये आर्बिट्रेज नहीं करना था, आपको हेज करना था, क्योंकि सब डेटा सेम है। आर्बिट्रेज के लिए जो डेटा चाहिए हेजिंग में भी वही डेटा है। आर्बिट्रेज में क्या चाहिए? दोनों कंट्री का इंटरेस्ट रेट और स्पॉट फॉरवर्ड। हेजिंग में भी वो दोनों डेटा है, इसीलिए आपको बहुत बार ऐसा होगा। अभी मैडम वो इसमें भी मैंने ड्यूअल रेट दिया है ना, तो आप अटक जाओगे। सिंगल रेट दिया रहेगा ना तो आप नक्की आर्बिट्रेज ही करके आ जाओगे। इसीलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ना अच्छे से। मेंशन होगा ही ना दोस्त, कैसे नहीं होगा? मेंशन उनको करना ही पड़ेगा। मैं एक्सपोर्टर इंपोर्टर पे करना है तो उसको कवर करना है, बुक करना है, वैसा। आर्बिट्रेज के क्वेश्चन में तेरे को आएगा यू हैव दिस मेनी डॉलर्स टू इन्वेस्ट, शो द गेन, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, ऐसा क्वेश्चन में आएगा। अभी तक जो तुमने किए ना सब आर्बिट्रेज के सम्स,
उसमें स्पेसिफिकली मेंशन था व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दैट कैन बी कैरिड। अब ये सम के अंदर मैं देखूं क्या, कहाँ से मेरे को पता चले इसको रिसीवेबल है। वीपी वांट्स टू ऑब्टेन, उनको दिया वांट्स टू कवर द एक्सपोजर, सो ही वांट्स टू बुक, ही वांट्स टू हेज, लॉक। और दोस्त सुनना, और भी हिंट तुम्हारे लिए, थ्रू फॉरवर्ड और मनी मार्केट। मतलब फॉरवर्ड अलग, एमएमएच अलग। आर्बिट्रेज में तुम फॉरवर्ड का भी सहारा लेते हो हेजिंग के, आर्बिट्रेज के लिए। समझा क्या? बहुत थिन लाइन है। मैं वापस से रिपीट करता हूं, स्टूडेंट बहुत बार ये एरर करके आता है, डेटा देख के आर्बिट्रेज करके आता है। अंडरस्टूड? राइट, ठीक है। अब है ना, मैं आपको सिर्फ बता देता हूं, दिस इज जो 11th सम है ना, दिस इज सिर्फ फ्यूचर्स हेजिंग का सम है। अभी अपन फ्यूचर्स हेजिंग पे एंटर होने वाला है, फ्यूचर्स विथ फॉरेक्स। लेकिन अभी फ्यूचर्स और ऑप्शन में विथ फॉरेक्स में करा नहीं पाऊँ जब तक मैं आपको समझाऊं नहीं कि फ्यूचर मार्केट और फॉरेन फ्यूचर मार्केट और ऑप्शन मार्केट स्टॉक में कैसे काम करता है, इंडेक्स पे कैसे काम करता है। स्टॉक और इंडेक्स मतलब अब जो मैं सेक्शन कराने जा रहा हूं, आइडियली अपने को क्या करना है मैं पहले बता देता हूं। अपने को ना अभी हेजिंग ही करना है, बट हेजिंग मेरे को किस में करना है? मैंने फॉरेक्स को भी किससे हेजिंग किया? फॉरवर्ड से और एमएमएच से हेज किया। अब मेरे को जो इंस्टीट्यूट सम पूछता है उसमें मेरे को फ्यूचर से भी हेज करना है, ऑप्शन से भी हेज करना है। बट ये सब किस पे? फॉरेन एक्सचेंज का मैं बात कर रहा हूं, फॉरेक्स को हेज करना है। लेकिन बिफोर आई कुड डू फॉरेक्स पे फ्यूचर्स और ऑप्शंस, since we do not know how futures and options market exactly work, we need to learn futures and options with respect to जो अपने सिलेबस में स्टॉक, इंडेक्स मतलब इंडिया में दो फेमस इंडेक्स है, कौन सा? वैसे पब्लिक बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करता है, बट आपके रेफरेंस के लिए निफ्टी और सेंसेक्स। सो इंडेक्स, स्टॉक्स और कौन? कमोडिटीज। इस पे अपने को डेरिवेटिव्स है सिलेबस में, वो डेरिवेटिव्स का अपन बेसिक सीखेंगे। फ्यूचर्स और ऑप्शन में ये सब डेरिवेटिव में कैसे काम होता है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, और वो फिलॉसफी, वो टेक्निक अपन फिर अप्लाई करेंगे फॉरेक्स विथ फ्यूचर्स और ऑप्शंस। सो अभी बिफोर आई कुड डू आगे का फॉरेक्स का सम, जिसमें फॉरवर्ड और एमएमएच तो होगा ही, प्लस फ्यूचर ऑप्शन भी हो सकता है, उसको करने के पहले मेरे को कोर डेरिवेटिव्स है क्या, एफएनओ, फ्यूचर्स ऑप्शन है क्या, वो समझना पड़ेगा। एवरीवन राइट? तो पब्लिक जरा मैं 1-2 मिनट का आपको चाहिए तो ब्रेक देता हूँ। जस्ट कम टू दैट। अपने बुक में ना थोड़ा पेज आप घुमाओगे आगे, आपको सिर्फ डेरिवेटिव्स वाला एक पार्ट मिलेगा, सिर्फ डेरिवेटिव्स वाला पार्ट। सेक्शन सी लिखा हुआ है, थोड़ा अच्छे खासे पेज घुमाने पे।